शीरो जापान में रहने वाला एक नॉर्मल सैलरीमैन था। उसकी जिंदगी बिल्कुल एक मशीन जैसी थी। सुबह उठना, कपड़े पहनना, ऑफिस जाना, पूरे दिन फाइलों और ईमेल में डूबे रहना, फिर रात में थका हारा अपने छोटे गंदे अपार्टमेंट में लौट आना। वहाँ वो खाने के लिए तैयार खाना गर्म करता, मोबाइल पर कुछ वीडियो देखता है और फिर सो जाता है। यही उसका हर दिन था, एक जैसा, बिना किसी रोमांच के। वो अक्सर अपने कमरे की खिड़की से बाहर के शहर को चमचमाती बत्तियों को देखता और सोचता है कि क्या बस यही मेरी जिंदगी है? क्या मेरे लिए कोई और दूसरा रास्ता नहीं है? उसके मन में हमेशा एक अधूरी चाह रहती थी, किसी और दुनिया में जाने की, जहाँ वो आजाद हो, जहाँ उसका जीवन मायने रखता हो। लेकिन ये बस एक सपना था, जब तक एक रात सब कुछ बदल नहीं गया। उस रात जब शीरो सोया तो उसने एक अजीब सपना देखा, या शायद वो सपना नहीं था। उसने आंखें खोली तो खुद को एक पूरी तरह सफेद जगह पर पाया। चारों ओर ना कोई दीवार, ना कोई जमीन और ना कोई आसमान, बस सफेद रोशनी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा में तैर रहा हो। तभी उसके सामने अचानक एक शेप उभरी, एक लंबे सफेद बालों वाला आदमी जो किसी के पॉप स्टार की तरह चमक रहा था। वो आदमी मुस्कुराया और बोला कि वो भगवान है। शीरो कुछ देर तक उसे घूरता रहा, फिर बोला कि क्या ये मजाक है, लेकिन वो आदमी गंभीर था। उसने बताया कि शीरो मर चुका है, उसका शरीर अब दुनिया में नहीं है और वो इस समय लिम्बो नाम की जगह में है, जहाँ आत्माएं अपने अगले जीवन का वेट करती हैं। अगर वो कुछ नहीं करता तो थोड़ी देर में उसकी आत्मा हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। शीरो डर गया, पर तभी भगवान ने कहा कि उसके पास एक ऑप्शन है, वो उसे एक दूसरी दुनिया में भेज सकता है, मेटिस नाम की एक जादुई दुनिया में, जहाँ वो जैसा चाहे वैसा जीवन जी सकता है। वहाँ जादू है, तलवार है, मॉन्स्टर है। और वहीं शीरो की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक आई। उसने सिर हिलाया और हाँ, मैं जाना चाहता हूँ। भगवान मुस्कुराए और एक क्लिप बोर्ड निकाल कर उस पर कुछ लिखने लगा। उसने कहा कि मैं तुम्हें कुछ विशेष एबिलिटी दूंगा ताकि तुम वहाँ जिंदा रह सको, लेकिन सब कुछ तुम्हें खुद समझना होगा। शीरो कुछ समझ पाता उससे पहले ही तेज सफेद रोशनी ने उसे घेर लिया और सब कुछ गायब हो गया। जब शीरो ने दोबारा आंखें खोली तो वो एक ठंडी हवा के झोंके से जागा। उसने देखा कि वो एक घने हरे जंगल में पड़ा है। ऊपर नीला आसमान, चारों तरफ पेड़ पक्षी की आवाजें और मिट्टी की खुशबू। उसने अपने हाथों को देखा, वो अलग थे, मजबूत और चमकदार। उसने जल्दी से खड़ा होकर चारों ओर देखा और एक गहरी सांस ली। ये अब सपना नहीं था, ये उसकी नई जिंदगी थी। वो कुछ देर तक जंगल में घूमता रहा। उसे लगा जैसे वो किसी खेल में आ गया हो। उसे याद आया कि भगवान ने उसे स्काउटिंग की शक्ति दी थी, एक ऐसी शक्ति जिससे वो छिपी हुई या कीमती चीजें ढूंढ सकता है। उसने कोशिश की स्काउट, लेकिन कुछ हुआ नहीं। फिर उसने डिटेक्ट फाइंडर का यूज किया, जो कि उसकी एबिलिटी थी, लेकिन उसका भी कुछ खास यूज नहीं हुआ और वो परेशान होने लगा। क्या भगवान ने उसके साथ धोखा किया था? फिर उसने सोचा शायद उसे कोई और शब्द इस्तेमाल करना चाहिए। उसने कहा सर्च, और तभी एक नीली रोशनी उसकी आंखों के सामने तैरने लगी। पेड़ों, झाड़ियां और पत्थर पर छोटे छोटे निशान उभर आए, जैसे किसी ने उन पर निशान लगा दिए हों। वो वही चीज थी जिन्हें वो इकट्ठा कर सकता था, जड़ी बूटियां, पत्थर, फल और जादुई चीजें। वो बहुत खुश हुआ। उसने दूसरी एबिलिटी स्कैन को आजमाया और अचानक हर चीज के बारे में जानकारी सामने आने लगी। रेयर हब इस्तेमाल औषधियों में क्रिस्टल फ्रेगमेंट जादू को बढ़ाता है। उसे लगा जैसे कि उसने कोई वीडियो गेम खेल लिया हो। उसने अपने बैग में सब चीजें भर ली। बैग भी जादुई था, उसमें चाहे जितनी चीज रखो वजन नहीं बढ़ता। उसने दिन भर जंगल में मेहनत की और जब सूरज ढलने लगा तो दूर से एक छोटा गांव दिखाई दिया। गांव के दरवाजे पर एक पहरेदार बैठा था जो झपकी ले रहा था। शीरो ने आवाज लगाई तो वो चौंक गया। उसने देखा कि शीरो बाकी लोगों से बहुत लंबा है। उस गांव के लोग छोटे कद के थे, लगभग बच्चों जैसे। पहरेदार ने पूछा कि वो कौन है, क्या वो कोई फाइटर है या तलवारबाज? शीरो ने मुस्कुराया और कहा नहीं, मैं एक ट्रैवलर हूँ। पहरेदार हैरान हो गया क्योंकि इस दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम थे जो सिर्फ इकट्ठा करने के काम करते हैं। पहरेदार ने दरवाजा खोला और कहा गांव के बीच में एक बड़ी दुकान है जहाँ लोग अपनी चीजें बेचते हैं। शीरो ने धन्यवाद कहा और अंदर चला गया। गाँव बहुत सुंदर था, मिट्टी के घर, पत्थरों की गलियां और चारों ओर बच्चों की हंसी, लेकिन हर कोई उसे देख रहा था जैसे वो कोई अजनबी या कोई बड़ा आदमी हो। वो सीधा बाजार पहुंचा। वहाँ एक पुरानी लकड़ी की दुकान थी, थोड़ी अंधेरी, लेकिन अंदर की खुशबू अलग थी। वहाँ एक बूढ़ा दुकानदार बैठा था जिसने मुस्कुराते हुए पूछा क्या बेचना है? शीरो ने अपना जादुई बैग खोला। उसके अंदर से चमकदार रेयर पत्थर और खास जड़ी बूटियां निकाली। दुकान का बूढ़ा आदमी देखकर दंग रह गया। उसने इतने कीमती सामान पहले कभी देखे नहीं थे। शीरो मुस्कुराया। उसे महसूस हुआ कि यह उसकी नई शुरुआत है। इस दुनिया में अब उसके पास एक मौका था अपने सपनों को जीने का, वो बनने का जो वो हमेशा बनना चाहता था। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह दुनिया उतनी शांत नहीं जितनी दिखती है। इसके अंदर ऐसे रहस्य छिपे थे जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देंगे, और यही उसकी असली कहानी की शुरुआत थी। शीरो गांव की उस छोटी सी दुकान में खड़ा था जहां बूढ़ा दुकानदार बड़ी दिलचस्पी से उसका सामान देख रहा था। शीरो ने अपने बैग से एक चिकना अंडे
डंडे जैसा अजीब सा पत्थर निकाला और काउंटर पर रख दिया। दुकानदार ने उसे उठाया, गौर से देखा और अचानक उसकी आंखें चमक उठी। वो एक्साइटमेंट से बोला कि ये कोई नॉर्मल पत्थर नहीं है बल्कि एंट ईटर की बीट है, यानी कि एक रेयर जानवर की सूखी गंदगी। शीरो हैरान रह गया, लेकिन दुकानदार बहुत खुश था। उसने कहा कि उसने अपनी जिंदगी में इतना परफेक्ट नमूना कभी नहीं देखा। वो तुरंत बोला कि वो इसे 5 सिल्वर कॉइन में खरीदना चाहता है। शीरो ने जल्दी से हिसाब लगाया। 5 सिल्वर मतलब करीब $350 के बराबर। यहाँ तो उससे ज्यादा पैसा था जितना उसने अपने पूरे जीवन में कभी देखा भी नहीं था। वो बिना सोचे समझे मान गया। दुकानदार इतना खुश हुआ कि उसने वो पत्थर अपने गालों पर रगड़ना शुरू कर दिया, जैसे कोई बच्चा खिलौनों को पाकर खुश हो जाए। फिर उसने पूछा कि क्या शीरो के पास और भी कुछ बेचने के लिए है। शीरो ने मुस्कुराते हुए अपना पूरा बैग खाली कर दिया। उसके अंदर से तरह तरह की चीजें निकली, जड़ी बूटियां, पत्थर, फल और कुछ चमकदार टुकड़े जो शायद किसी क्रिस्टल के थे। दुकानदार की आंखें चौड़ी रह गई। उसने इतनी बढ़िया और रेयर सामान एक साथ पहले कभी देखा नहीं था। वो बोला, तुमने इतने अच्छे सामान के साथ किसी छोटे गाँव में क्यों आए? ये सब तो किसी बड़े शहर में लाखों में बिक सकता है। शीरो ने झूठ बोल दिया कि वो बस एक यात्री है जो अलग अलग जगहों से चीजें इकट्ठा करता रहता है और बेचता रहता है। दुकानदार ने उसकी बात पर ज्यादा सवाल नहीं किया, लेकिन उसके हुनर को पहचान लिया। उसने कहा कि अगर शीरो चाहे तो वो उसके लिए एक काम कर सकता है। पास की बर्फीली पहाड़ियों से कुछ कीमती क्रिस्टल लाने हैं, लेकिन उसने चेतावनी दी कि वहाँ खतरनाक मॉन्स्टर भी रहते हैं। शीरो थोड़ा हिचकिचाया, पर जब दुकानदार ने कहा कि अगर वो ये क्रिस्टल लाए तो उसे 20,000 कॉइन मिलेंगे, तो शीरो का मन तुरंत बदल गया। उसने प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया और दुकानदार को अलविदा कहा। शीरो गाँव की गलियों से होकर चल रहा था। शाम ढलने लगी थी और आसमान में हल्की ठंडी हवा भी बह रही थी। थोड़ी देर बाद उसे एक नॉर्मल सी जगह जहाँ ट्रैवलर ठहर सकते थे। उसने वहाँ एक कमरा लिया और अंदर चला गया। कमरे में एक सख्त बिस्तर था और एक छोटा सा दिया जल रहा था। दिन भर की थकान से उसका शरीर टूट रहा था। उसने लौटते हुए सोचा, काश एक अच्छा सा गर्म पानी का बाथ मिल जाता। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। एक नौजवान लड़की कमरे में आई। उसके हाथ में पानी से भरा लकड़ी का टब था। उसने कहा कि ये नहाने के लिए है। शीरो ने टब को देखा और थोड़ा उलझन में पड़ गया। उसने पूछा, इससे क्या करूं? लेकिन लड़की ने हंसते हुए कहा कि उसे गीले तौलिए से खुद को साफ करना होगा क्योंकि वो काफी बदबू कर रहा। शीरो ने हैरानी से पूछा, यहाँ शावर नहीं है क्या? लड़की ने सिर हिलाया, नहीं, आम लोग तो बस ऐसे ही पानी से साफ होते हैं। असली बात तो सिर्फ अमीर लोग ही करते हैं। ये सुनकर शीरो को यकीन नहीं हुआ। उसे लगा जैसे यहाँ नहाने का कोई शाही अधिकार हो। लड़की ने फिर बताया कि कुछ जादूगर ऐसे होते हैं जो जादू से लोगों को नहला देते हैं, लेकिन वो इसके लिए पैसे लेते हैं। ये सुनकर शीरो के दिमाग में एक विचार आया। उसने तुरंत लड़की को कुछ पैसे और थोड़ा सा टिप दिया, फिर उसे कमरे से बाहर भेज दिया। दरवाजा बंद होते ही उसने अपनी नई सीखी हुई कैपेबिलिटी आजमाने का शुरू किया। वो अलग अलग शब्द बोलता, वाटर, क्लीन, वॉश, पर कुछ हुआ नहीं। फिर अचानक जब उसने फ्लो कहा तो उसके हाथों से नीला पानी बहने लगा। वो एक्साइटमेंट में हंस पड़ा। उसने धीरे धीरे उस जादू से पूरा टब भर दिया और पानी को अपने चारों ओर घुमाकर खुद पर बरसा दिया। ऐसा लगा जैसे वो किसी वाटर पार्क में हो। सालों बाद उसने खुद को इतना ताजा महसूस किया। उसने कपड़े सुखाए और थकान से बिस्तर पर गिर पड़ा। उसे अपने पुराने शावर की याद आई, पर उसने सोचा कि इस दुनिया में कुछ तो उसने सही कर लिया है। कुछ ही देर में वो गहरी नींद में चला गया। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वो उठ गया। आसमान हल्का नारंगी था और जंगल की हवा में ठंडक थी। वो अपने बैग के साथ निकल पड़ा। आज उसे नई जगह तलाशनी थी और शायद कुछ कीमती सामान भी मिल जाए। जंगल के अंदर चलते हुए उसने कुछ जंगली मशरूम देखे और उन्हें तोड़ने के लिए झुकाई था कि उसने झाड़ियों के पीछे कुछ अजीब दिखाई दिया, जैसे कोई निशान। वो धीरे धीरे पास गया और झाड़ी हटाई तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो एक सड़ा गला शव पड़ा था। उसकी वर्दी से लग रहा था कि वो कोई सिक्योरिटी गार्ड का मेंबर था, शायद किसी मॉन्स्टर से लड़ते हुए मारा गया। शीरो का दिल तेजी से धड़कने लगा था। कुछ ही पल के लिए उसने सोचा कि वो भाग जाए, लेकिन फिर उसके अंदर इंसानियत जागी। उसने मिट्टी खोदकर उस आदमी को वहीं दफना दिया। अपनी तलवार जमीन में गाड़कर उसने उसे कब्र का निशान दिया। उसने धीरे से सिर झुकाया और मन में कहा कि ये फाइटर अब शांति से सो सके। जब ये सब हो गया तब सूरज ढलने लगा। शीरो ने अपने चारों ओर एक जादुई घेरा बना लिया ताकि कोई जानवर या मॉन्स्टर पास ना आ सके। उसने छोटी सी आग जलाई और अपने साथ लाए सामान से रात का खाना बनाने बैठ गया। उसने कुछ हरी सब्जियां काटी, थोड़ा मांस डाला और एक गर्म सूप बनाया। जंगल की ठंडी हवा में उस खाने की खुशबू फैल गई। उसने धीरे धीरे खाना खाया और आसमान की तरफ देखा जहाँ तारे चमक रहे थे। उसने मन ही मन कहा, शायद ये दुनिया इतनी बुरी नहीं है। फिर आंखें बंद की और आग की गर्मी में खो गया, ये सोचते हुए कि कल क्या नया रोमांचक उसका इंतजार कर रहा होगा। रात की ठंडी हवा में शीरो अपने छोटे से अलवा के पास बैठा था। उसने दिन भर की मेहनत के बाद खुद से बनाई हुई टेस्टी सूप खाई और शांति की एक लंबी सांस ली। उसे लगा कि ये दिन बहुत अच्छा खत्म हुआ। उसने अच्छा खाना खाया, आराम किया और अपनी जादुई कैपेबिलिटी को और बेहतर समझा। वो धीरे धीरे आंखें बंद करता गया और आग की गर्मी में सो गया। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही उठ गया। आसमान हल्का धुंधला था और हवा में ठंडक थी। उसने अपना सामान बांधा और निकल पड़ा उस जगह की ओर जिसके बारे में गांव के लोग डर के साथ बात करते हैं, जो कि है भूतिया जंगल। ये जंगल पूरी तरह सूखे पेड़ों से भरा था
था जिनकी टहनियां मुड़ी तोड़ी और डरावनी लग रही थी। हर दिशा में मोटी धुंध छाई हुई थी जिससे दिन के उजाले में भी कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। शीरो ने अपनी लाइट मैजिक का इस्तेमाल किया और उसके हाथ से हल्की सुनहरी रोशनी निकली जो उसके आसपास का रास्ता दिखाने लगी। वो धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़ने लगा, मनी मन सोचते हुए कि यहाँ के बारे में कहा जाता है कि ये जगह मॉन्स्टर से भरी है। लेकिन जितनी दूर तक उसकी नजर गई वहाँ कोई जीवित चीज नजर नहीं आई। सब कुछ चुप था, जैसे जंगल ने अपनी सांस रोक ली हो। वो सावधानी से चलता हुआ इधर उधर देखने लगा और जहाँ भी कुछ कीमती चीज दिखती उसे इकट्ठा कर लेता। उसे कुछ पुराने पेड़ों की जड़ों के पास जादुई जड़ी बूटियां मिली, कुछ चमकदार पत्थर और एक टूटा हुआ कवच जो शायद किसी पुराने फाइटर का था। धीरे धीरे उसका बैग भर गया। उसे लगा कि अब समय है वापस लौटने का। वो जंगल के किनारे पर हल्की रोशनी देखता है और एक्साइटमेंट में दौड़ पड़ता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो रोशनी का खतरनाक खाई के ठीक ऊपर से आ रही थी। वो पूरी रफ्तार में दौड़ा, अचानक नीचे गिर पड़ा। उसका दिल जैसे रुक गया। अगर उसने तुरंत कुछ नहीं किया तो उसकी जान चली जाएगी। उसी पल उसने उड़ने का जादू इस्तेमाल किया और उसका शरीर हवा में रुक गया। वो धीरे धीरे नीचे उतरा और सुरक्षित जमीन पर आ गया। उसने राहत की गहरी सांस ली। उसे एहसास हुआ कि वो मौत के कितने करीब आ गया था। उसने मनी मन कसम खाई कि अब से और सावधानी रखेगा। उसने फिर से लाइट मैजिक का इस्तेमाल किया ताकि वो देख सके कि वो कहाँ है। चारों ओर पत्थरों और दीवारों से बनी एक बड़ी गुफा थी, लेकिन उसकी नजर तब चौंधियाई जब उसने देखा कि दीवारों में तरह तरह की धातुएं चमक रही थी। यहाँ तो खजाना था। उसने जल्दी से अपना छोटा हथौड़ा निकाला और काम पे लग गया। वो धीरे धीरे उन धातुओं को तोड़कर अपने बैग में भरता गया। थोड़ी देर में उसका बैग भारी हो गया। तभी उसे दूर से एक चमकती हुई धातु दिखाई दी। उसने सोचा कि आखिरी टुकड़ा निकल जाएगा, लेकिन तभी जमीन जोर से हिलने लगी भूकंप की वजह से। उसने जल्दी से आग का जादू इस्तेमाल किया और पत्थर का फायरबॉल फेंकी ताकि वो जल्दी टूट जाए। जैसे ही पत्थर टूटा, एक नीले रंग का धातु बाहर आया जिसे मिस्रिल और कहा जाता है। ये वही थी जिसे दुकानदार ने लेने को कहा था। शीरो के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने सावधानी से बैग में रखा, लेकिन उसने लालच में एक और गलती कर दी। उसने सोचा थोड़ा और अंदर चलकर देख लेता हूँ। वो गुफा में आगे बढ़ा। थोड़ी देर बाद उसे एक नीली चमक दिखी जो किसी सुरंग के आखिरी हिस्से में आ रही थी। उसने सावधानी से वहां पहुंच कर देखा और उसकी सांस रुक गई। उसने सामने एक विशाल जगह देखी जिसके बीचों बीच एक झील थी। झील का पानी इतना नीला और साफ था कि वो आसमान जैसा लगता था। उसने स्कैन जादू का इस्तेमाल किया और रिजल्ट देखकर उसकी आंखें खुली रह गई। ये एसएस लेवल का जादुई पानी था। ये अब तक की उसकी सबसे बड़ी खोज थी। वो तुरंत सोचने लगा कि उसे थोड़ा पानी और साथ ले जाना चाहिए, लेकिन उसने देखा कि उसके पास कोई बड़ा बर्तन नहीं था। अगर वो इसे बैग में रखेगा तो शायद पानी फैल जाएगा। वो सोच रहा था कि अचानक झील का पानी हिलने लगा। उसके नीचे से एक विशाल परछाई उठी और अगले ही पल एक काला ड्रैगन झील से बाहर आया। उसके विशाल पंख से पानी चारों ओर छटक गया। शीरो पूरी तरह भीग गया और उसके कानों में गूंजती आवाज आई कि वो कौन है जिसने मेरी नींद तोड़ी। शीरो का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने कोई घबराहट नहीं दिखाई। वो फिर से पुराने ऑफिस मोड में चला गया, जैसे हर मीटिंग में अपने बॉस को झुककर सॉरी कहता है। उसने झट से झुककर माफी मांगी। ड्रैगन ने जोर से हंसते हुए कहा कि उसने ऐसा निडर इंसान पहले कभी नहीं देखा। उसने पूछा कि वो आखिर है कौन। शीरो ने सीधा जवाब दिया कि वो एक नॉर्मल इंसान है। ड्रैगन ने सिर हिलाया, नहीं इंसान नहीं, मैं तुम्हारे अंदर से जादुई एनर्जी महसूस कर रहा हूँ। शीरो चुप रहा। ड्रैगन ने आगे कहा कि उसे उसकी मदद चाहिए। उसने बताया कि उसके पास एक अंडा है जो बहुत समय से नहीं टूटा और उसे लगता है कि सिर्फ कोई बहुत शक्तिशाली मैजिशियन वाला इंसान ही उसे तोड़ सकता है। ड्रैगन ने कहा कि वो इसे मुफ्त में नहीं करवाएगा और झील की सतह को छूते ही दर्जनों चमकते हुए मिस्रिल और बाहर निकल आएगा। शीरो की आंखें चमक उठी। उसने बिना सोचे समझे कहा कि वो मदद करेगा। ड्रैगन ने अपनी पूंछ से एक काला अंडा उठाया और हवा में उछाल दिया। शीरो ने उसे पकड़ लिया। उसने कान लगाकर सुना पर कोई धड़कन नहीं सुनाई दी। उसने उस अंडे को देखते हुए सोचा, अब मैं इसका साथ क्या करूं। अंधेरी गुफा में सिर्फ उसकी रोशनी और अंडे की हल्की काली चमक रह गई थी और उसके मन में एक नए रोमांचक यात्रा की शुरुआत होने लगी थी। शीरो उस काले अंडे को ध्यान से पकड़े हुए था। वो सोच में डूबा हुआ था कि इसे फूटने में कैसे मदद किया जाए। तब उसे याद आया कि अंडे को गर्मी की जरूरत होती है। उसने अपनी गर्मी वाली जादू का इस्तेमाल किया और धीरे धीरे अंडे के खोल में गर्मी डालने लगा। कुछ ही देर में उसे महसूस हुआ कि अंडा उसकी एनर्जी सोख रहा है। उसके शरीर में कमजोरी आने लगी और उसकी सांसें तेज हो गई और उसे लगा कि यह अंडा उसकी शक्ति खींच कर उसे खत्म कर देगा। उसकी आंखें को सामने सब कुछ धुंधला पड़ने लगा और आखिरकार वो बेहोश हो गया। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो खुद को गर्म पानी से भरे एक जगह में पाया। आसपास हल्की भाप थी और वातावरण शांत था। तभी उसके सामने एक अजीब सी शेप दिखाई दी। काले बालों वाला एक देवता जो प्रकाश की आभा में घिरा हुआ था। वो काफी गंभीरता से उसकी ओर देख रहा था। शीरो कुछ समझ पाता इससे पहले ही सब कुछ फिर से अंधेरे में खो गया। अगले ही पल शीरो की एक्साइटमेंट लौट आई। उसने अपने रोशनी वाली जादू का इस्तेमाल किया और उसने देखा कि अंडा अब फूट चुका है। अंडे के बीच में एक छोटा सा
चमकीला ड्रैगन खड़ा था। उसके पंख अभी छोटे थे पर उनमें हल्की सी एनर्जी चमक रही थी। उसकी आंखों में मासूमियत थी और वो एक्साइटमेंट से इधर उधर देख रहा था। झील के अंदर से एक गहरी आवाज गूंजी। वो वही विशाल काला ड्रैगन था। उसने शीरो की मदद के लिए आभार जताया और बताया कि अब ये बच्चा शीरो के साथ रहेगा। शीरो को सुनकर विश्वास नहीं हुआ कि इतना रेयर प्राणी अब उसके साथ रहेगा और उसी के साथ आगे कंटिन्यू करेगा। धीरे धीरे वो ड्रैगन फिर झील की गहराइयों में समा गया और अब वहाँ सिर्फ शीरो और वो छोटा सा ड्रैगन बचा हुआ था। शीरो ने उसे छोटे ड्रैगन को एक नाम दिया, बी। दोनों साथ मिलकर गुफा से बाहर निकल गए। बाहर शाम का समय था। आसमान नारंगी और सुनहरे रंग से भरा हुआ था। ठंडी हवा चल रही थी और वहीं पहली बार खुले आसमान के नीचे उड़ने लगी। उसकी खुशी देखने लायक थी। शीरो ने पास की एक जगह चुनी और वहाँ रात बिताने के लिए शिविर लगाया। उसने झील से थोड़ा जादुई पानी भरा जो उस ड्रैगन की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। ये वही पानी था जिसे बड़े ड्रैगन ने अपनी शक्ति से शीरो के जादुई बैग से जोड़ दिया था ताकि वो जब चाहे उसे पा सके। बी ने वो पानी पीकर संतुष्टि महसूस की। वो बेहद मासूम लग रही थी। शीरो ने कुछ जादुई पत्थर निकाले और उनके थ्रू एक सुरक्षा घेरा बना लिया। अब कोई मॉन्स्टर उनके पास नहीं आ सकता था। शीरो ने फिर अपने जादू से एक पत्थर बनाया जो आग निकाल सकता था। उसने आग जलाकर रात का खाना तैयार करना शुरू किया। धीरे धीरे मांस की खुशबू पूरे एरिया में फैल गई। अब बी का ध्यान पूरी तरह उस खाने पर था। शीरो ने ध्यान से मांस पकाया और फिर उसका कुछ हिस्सा बी को दे दिया। उसने बिना रुके खा लिया और जल्दी रिलैक्स होकर लेट गया। थोड़ी देर में वो सो गई। शीरो ने उसे देखा। वो छोटे पंखों वाली बच्ची जैसे लग रही थी जो इस विशाल दुनिया में पहली बार चैन से सो रही थी। वो बहुत सुंदर लग रही थी और उसके चेहरे पर मासूमियत झलक रही थी। शीरो ने उसकी आंकड़े देखे। ये देखकर चकित रह गया कि वो पहले से ही बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। फिर भी उसके भीतर एक पिता जैसी भावना जागी। उसे लगा कि शक्ति होने के बावजूद ये भी एक बच्ची है जिसे देखभाल की जरूरत है। रात का आसमान तारों से भरा था। आग धीरे धीरे बुझ रही थी और बी की सांसें हल्की चल रही थी। शीरो ने मन ही मन महसूस किया कि अब उसका अकेलापन खत्म हो चुका है। उसके पास अब एक साथी थी, छोटी लेकिन बेहद खास। उस रात उसने पहली बार लंबे समय बाद सुकून की नींद ली। शीरो ने जब छोटी बी को चैन से सोता देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे लगा कि उसे वाकई एक प्यारी साथी मिल गई है, लेकिन वैसे नहीं जैसे उसने के-पॉप भगवान से मांगी थी। उसे मन ही मन शक हुआ कि शायद उस अजीब देवता ने जानबूझकर उसके साथ ये मजाक किया है। फिर भी उसके भीतर अब एक अजीब सी खुशी थी, जैसे उसका जीवन खाली नहीं रहा। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणें गुफा के मुहाने से भीतर झांक रही थी। शीरो ने अपने हाथ पैर फैलाए और ऊपर की चट्टान की ओर चढ़ना शुरू किया जहाँ से वो कल गिरा था। ऊपर पहुंचकर उसने देखा जंगल अब पहले जैसा नहीं दिख रहा था। पेड़ों की बनावट, रास्तों का रूप, सब कुछ बदला हुआ था। उसे ये सोचकर हंसी आई कि इस दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं है। यहाँ की जगह की अपनी एक अलग आदतें हैं। बी अब पूरी तरह जाग चुकी थी और एक्साइटमेंट होकर चारों ओर उड़ रही थी, हर चीज को नएपन से देखती हुई। शीरो ने भी आसपास के इलाकों में कुछ यूजेबल जड़ी बूटियां खोजने की ठानी। कुछ देर में उसे रेयर पौधे मिल गए, लेकिन तब उसके शरीर में एक अजीब सी झंझनाहट हुई। अगली पल भी तेजी से उसकी ओर उड़ती आई। उसके पंख काफी अस्त व्यस्त हो गए थे और वो घबराई हुई लग रही थी। शीरो ने तुरंत अपनी खोजने वाली जादू का इस्तेमाल किया और हवा में कई निशान दिखाए जो आसपास छिपे मॉन्स्टर की उपस्थिति दिखा रहे थे। उसे ये देखकर हैरानी हुई क्योंकि कल से उसे यहाँ कोई भी जीव नहीं मिला था। अब उसे शक हुआ कि शायद उसकी पिछली बदबू ही थी जो मॉन्स्टर को दूर रखती थी और कल नहाने की वजह से अब उसे जितने भी मॉन्स्टर है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन डरने की बजाय शीरो के भीतर एक एक्साइटमेंट जागी। उसे लगा कि अगर वो इन मॉन्स्टर को हरा दे तो उसे बहुत अच्छा मटेरियल मिल सकता है। तभी उसके पीछे एक तेज हवा का झोंका आया और एक सी रैंक रॉक फैल्कन हवा में मंडरा रहा था। बी उस डरावनी चोंच वाले प्राणी को देखकर कांप गई, लेकिन शीरो को वो किसी प्यारे पक्षी जैसा लगा, खासकर उस प्राचीन ड्रैगन की तुलना में जिसे वो झेल चुका था। उसने उस जीव की जानकारी देखी और पाया कि उसका मांस टेस्टी होता है। बस इतना जानना उसके लिए काफी था। उसने जादू से अपने चारों ओर एक ढाल बनाई और तुरंत बर्फीले तीरों की बौछार छोड़ दी। रॉक फैल्कन वहीं गिर गया। शीरो मुस्कुराया और एक नया मटेरियल का सोर्स मिल गया है, लेकिन बी ने अचानक डर से एक दिशा में इशारा किया। शीरो ने मुड़कर देखा। झाड़ियों के भीतर से कई भेड़िए निकल कर आए जिनकी पूंछें सांपों जैसी थी। वो सीधा उनके सामने खड़ा हो गया। उसने अपने शरीर पर हल्कापन और गति बढ़ाने का जादू इस्तेमाल किया। पहला भेड़िया जब उस पर झपटा तो शीरो ऊंचाई से छलांग लगा गया। फिर उसने अपने शरीर को कठोर बनाने का जादू इस्तेमाल किया और नीचे आते हुए उस भेड़िए के सिर पर इतनी जोरदार लात मारी कि वो तुरंत ढेर हो गया। बाकी भेड़िया भी उस पर टूट पड़े, लेकिन शीरो की गति इतनी तेज थी कि वो केवल हवा पकड़ते हुए रह गए। उसने एक एक करके सभी को हरा दिया और उनके शरीर से इस्तेमाल करने के लिए मांस इकट्ठा कर लिया। लेकिन अब उसके लिए ये लगातार लड़ाई थका हुई हो गई थी और तभी उसने देखा कि जंगल के भीतर से और भी कई जीव बाहर आ रहे हैं। वो डर चुका था। बी ने उसे देखा और अपनी आंखों में जोश लाते हुए उसकी ओर बढ़ी। उसने तय किया कि वो भी मदद करेगी। उसने अपने छोटे पंख फैलाए और कोशिश की
कि शीरो को उठाकर उड़ा सके। शीरो को लगा कि वो ये नहीं कर पाएगी, लेकिन बी ने पूरी ताकत लगाई और वाकई में उसे उठा लिया। शीरो ने सोचा कि उसे मदद करनी चाहिए, इसलिए उसने अपना वजन कम करने का जादू किया। पर जैसे ही उसने ये किया, बी एकदम से आसमान की ओर तेजी से उड़ी। दोनों इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए कि शीरो घबरा गया। अचानक बी का संतुलन बिगड़ गया और उसने शीरो को छोड़ दिया। शीरो चीखता हुआ नीचे गिरने लगा, लेकिन किस्मत ने फिर उसका साथ दिया। नीचे के पेड़ों ने उसके गिरने की रफ्तार कम कर दी और वो बिना गंभीर चोट के बच गया। बी तुरंत नीचे आई और उसके चेहरे को चाटने लगी। शीरो को ये थोड़ा परेशान करने वाला लगा, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। अब उन्होंने देखा कि वो जंगल के बाहर पहुंच चुके थे। बी की उड़ान की गति इतनी तेज थी कि वो पलक झपकते ही बाहर निकल आई थी। शीरो ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए बी के सिर पर हाथ फेरा। उसने तय किया कि अगली बार उड़ते समय बी को अपनी ताकत पर थोड़ा नियंत्रण रखना होगा, लेकिन बी उसकी बात नहीं समझी और एक्साइटमेंट में उसे कसकर गले लगा लिया, इतना कसकर कि उसकी कुछ पसलियां चटक गई। थोड़ी देर बाद दोनों ने फिर अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में शीरो को अपने बैग में कसू की टहनी मिली। उसे याद आया कि वो ट्रिडस नाम के एक पेड़ की शाखा थी जो दुनिया की आत्मा का प्रतीक मानी जाती है। उसने उसे ध्यान से देखा और बी ने जिज्ञासा आगे बढ़ाकर उसमें सांस छोड़ी और अचानक वहाँ एक हरे हुए धुएं का बादल उठा। कुछ ही पल में साधारण टहनियां एक चमकते हुए जादुई स्टॉक में बदल गई। शीरो ये देखकर दंग रह गया। उसने सोचा कि एक गैदर होने के बावजूद अब वो किसी जादूगर जैसा लग रहा है। उसी समय आसमान में एक जोरदार गूंज सुनाई दी और इसे सुन के शीरो तुरंत सतर्क रह गया। उसने जादू के लिए ऊर्जा तैयार की, पर बी उस दिशा में चली जहां से आवाज आई थी। शीरो चिंतित होकर उसके पीछे भागा और वहां पहुंचा जहां बी हवा में एक बड़े पेड़ के चारों ओर चक्कर लगा रही थी, मानो कुछ रहस्यमयी उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो। जैसे ही शीरो उस विशाल पेड़ के पास पहुंचा, उसने देखा उसके तले एक थकी हारी एल्फ लड़की पड़ी थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे थे और चेहरा सफेद पड़ा था। शीरो ने अंदाजा लगाया कि शायद उस पर किसी राक्षस ने हमला किया होगा, लेकिन तभी एक भयंकर आवाज गूंजी, इतनी गहरी और तेज कि जंगल की हवा तक थर्रा गई। शीरो चौंक गया। उसे लगा कोई नया खतरा आ गया है, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि वो आवाज उस एल्फ के पेट से आई थी। एल्फ के चेहरे पर शर्म और भूख दोनों झलक रहे थे। दोनों 3 दिनों से उसने कुछ खाया नहीं था और अब उसका शरीर जवाब दे रहा था। उसने कमजोर आवाज में पानी मांगा। शीरो ने तुरंत अपनी बोतल उसकी ओर बढ़ा दी। वो एक ही सांस में पूरी बोतल खाली कर गई। पानी से उसकी हालत थोड़ी सुधरी, मगर पेट की तरफ अब भी बराबर थी। शीरो ने अपने बैग में रखा छोटा सा लंच बॉक्स निकाला जिसमें पिछली रात का बचा हुआ खाना था। उसने वो बॉक्स एल्फ को दे दिया। एल्फ ने कोई हेजिटेशन नहीं की। उसने जैसे ही पहला कौर खाया, उसकी आंखें चमक उठी। कुछ ही पल में बॉक्स खाली हो गया। उसके चेहरे पर एकदम से नई ऊर्जा दौड़ पड़ी। वो लगभग चमक रही थी, मानो उसने किसी मिस्टीरियस खाने को खाया हो। शीरो उसे ऐसे देखता रह गया जैसे किसी अजीब प्राणी को देख रहा हो। उसने मन ही मन सोचा कि एल्फ जैसी सभ्यता जाति अभी यहाँ कैसे हो सकती है। उसे उम्मीद नहीं थी। फिर उसने शांति से सोचा कि ये सब बस इसलिए है क्योंकि वो 3 दिन से भूखी थी। थोड़ी देर बाद उसने उससे पूछा कि पास में ही एक गांव है, तो वो इतनी परेशानी में क्यों थी। एल्फ का चेहरा एकदम से गंभीर हो गया और उसकी आंखों में झिझक उतर आई। शीरो को उसकी चुप्पी समझ में नहीं आई। उसने मन में सोचा ये तो नए खिलाड़ी से भी कम तैयार निकली। उसे सोचकर मजा आया कि वो 3 दिन से बिना खाए पिए जंगल में थी और कोई तैयारी नहीं की थी। एल्फ उसकी बातों से कंफ्यूज हो गई। उसका गुस्सा उसके चेहरे पर साफ झलकने लगा, लेकिन जब वो झगड़ने को बढ़ी तो शीरो थोड़ा पीछे हट गया। उसकी नाक सिकुड़ गई। उसे लगा कि वो बहुत बुरी तरह से बदबू कर रही थी। उसने मन ही मन सोचा कि एल्फ जंगली फूलों जैसी खुशबू के लिए मशहूर होती हैं, लेकिन ये तो गोबर जैसी गंध दे रही है। एल्फ ने झोंकते हुए बताया कि वो कई दिनों से ट्रैवल कर रही थी और नहाने का मौका नहीं मिला। उसने जल्दी से उठकर उसका थैंक यू किया और वहाँ से जाने लगी। जाते जाते उसने मुड़कर पीछे कहा कि किसी अनजान से ऐसे मजाक करना बहुत अजीब होता है। शीरो कुछ पल खड़ा रहा, फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। ये उसकी पहली मुलाकात थी एक एल्फ से, और वो भी इस अजीब अंदाज में। उसके बाद शीरो ने फिर से अपने काम पर ध्यान दिया। उसने कुछ और रेयर जड़ी बूटियां इकट्ठा की और धीरे धीरे जंगल से बाहर निकल आया। जैसे ही वो खुले मैदान में पहुंचा, बी ने आसमान में उड़ते हुए दूर किसी चीज की ओर इशारा किया। वो एक गाड़ी थी जो काफी दूर से उनकी ओर बढ़ रही थी। शीरो को ये देखकर हैरानी हुई कि बी ने एक मील से भी ज्यादा दूरी से गाड़ी को देख लिया था। उसकी नजर वाकई गजब की थी। कुछ देर में गाड़ी पास पहुंची और शीरो का मुंह खुला रह गया। उसे खींचने वाला जीव एक चमकदार यूनिकॉर्न था। उसका शरीर बर्फ जैसा सफेद और सिंग नीले रंग की तरह दमक रहे थे। गाड़ीवान जो कि एक मीडियम एज का व्यापारी था, शीरो को देखकर चौंक गया। उसने गाड़ी रोकी और पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहा है। शीरो ने बताया कि वो टॉर्मी गांव की ओर जा रहा है, वो भी पैदल। गाड़ी के भीतर से झांकते हुए उसके परिवार ने भी एक्साइटमेंट से उस अजनबी को देखा। व्यापारी ने शीरो के हाथ में पकड़े चमकते हुए स्टाफ को देखा और पूछा कि क्या वो कोई जादूगर है। शीरो थोड़ा हिचकिचाया और बोला कि नहीं, वो बस एक गैदर है, यानी कि मटेरियल इकट्ठा करने वाला। व्यापारी की आंखों में तुरंत सम्मान झलक पड़ा, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। उसने मुस्कुराते हुए शीरो को गाड़ी में सवारी करने का इनविटेशन दिया, क्योंकि वो भी उसी
दिशा में जा रहे थे। शीरो ने पहले हेजिटेशन किया, ये सोचकर कि वो भारी है और गाड़ी कमजोर, लेकिन व्यापारी ने हंसते हुए कहा कि कोई बात नहीं, यूनिकॉर्न के लिए कुछ वजन नहीं है। शीरो गाड़ी में बैठ गया। भीतर व्यापारी की पत्नी और उनके 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। बच्चे उसकी लंबाई देखकर हंस पड़े। उनके लिए वो किसी बड़े इंसान जैसा था, लेकिन डरावना नहीं बल्कि मजेदार। रास्ते भर वो सब बातें करते रहे। परिवार बेहद काफी काम थे। शीरो को ये देखकर हैरानी हुई कि ये लोग किसी अजनबी पर इतना भरोसा कर लेते हैं। उसे लगा कि वो बहुत मासूम है, शायद जरूरत से ज्यादा भरोसेमंद। जिज्ञासा में उसने पूछा कि अगर वो कोई डाकू हुआ तो? बच्चे मुस्कुराए और लड़के ने कहा कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि अगर वो बुरा आदमी होता तो घंटी बज उठती। शीरो ने हैरानी से पूछा कि कौन सी घंटी? तब व्यापारी की पत्नी ने एक छोटी सी घंटी दिखाई जिसके भीतर एक जादुई क्रिस्टल था। वो तभी बजती है जब कोई बुरा आदमी या कोई अपराधी उनके पास आता है। शीरो ये देखकर शॉक्ड रह गया। उसने सोचा कि वो भी ऐसा क्रिस्टल बना सकता है, शायद इससे भी बेहतर। थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ कि उसने अभी तक अपना इंट्रोडक्शन ठीक से नहीं दिया। उसने पोलाइटनेस से कहा कि उसका नाम शीरो है। व्यापारी ने भी अपना इंट्रोडक्शन दिया। उसका नाम पाल्म है, उसकी पत्नी का नाम एलिजा और उनके बच्चों के नाम यूनान और कैन। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। यूनिकॉर्न की टापों की आवाज हवा में बन रही थी और शीरो को लगा कि शायद लंबे समय बाद उसे कुछ अपनापन महसूस हो रहा है। जब सब आपस में बातचीत कर रहे थे तब शीरो की पीठ से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी। बच्चे तुरंत शॉक्ड हो गए और एक्साइटमेंट से पूछने लगे कि उसकी जैकेट के नीचे क्या है। शीरो थोड़ा घबरा गया क्योंकि उसे डर था कि अगर किसी ने बी को देख लिया तो शायद ही कोई हंगामा हो जाएगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि उसके पास एक रेयर जीव है जिसे देखकर वो हैरान रह जाएंगे। एलिजा ने हंसते हुए कहा कि इसमें डरने की क्या बात है, इस दुनिया में कई साहसी फाइटर के पास अपने अपने साथी मॉन्स्टर होते हैं। उसके ये कहने पर शीरो को थोड़ी हिम्मत मिली और उसने आखिरकार बी को बाहर निकालने का फैसला किया, लेकिन उससे पहले उसने मनी में चेतावनी दी कि वो किसी को काटे ना या कोई शरारत ना करे। जैसे ही बी बाहर निकली बच्चों की आंखें चमक उठी। उसका नन्हा चेहरा छोटी सी पंखी झिलमिला उठी और चमकती हुई सुनहरी आंखें देखकर वो शॉक्ड हो गए। उन्होंने बी को तुरंत गोद में उठा लिया और खेलने लगे। दूसरी ओर पाल्म और आइजला की आंखें चौड़ी रह गई। उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि ये कोई साधारण जीव नहीं बल्कि एक ड्रैगन है। उनके चेहरे पर हैरानी और डर दोनों एक साथ थे। पाल्म ने गहरी सांस लेकर शीरो से पूछा कि क्या वो ड्रैगन नाइट है, वो योद्धा जो प्राचीन समय में ड्रैगन के साथ बंधन बनाते थे। शीरो ने सिर हिलाते हुए कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसने समझाया कि ये बस एक कोइंसिडेंस था, उसे एक ड्रैगन का अंडा मिल गया और उसने उसकी मदद से उसे फोड़ दिया। ये सुनकर परिवार भी काफी शॉक्ड हो गया। आइजला ने बताया कि ड्रैगन नाइट तो देखने में भी रेयर होते हैं और ड्रैगन का अंडा मिलना तो लगभग इम्पॉसिबल है। शीरो ने मनी मन सोचा कि अगर उसकी पुरानी दुनिया वाले एनीमे सच होते तो ड्रैगन नाइट जरूर शक्तिशाली और स्टाइलिश फाइटर होते। अब उसे इस दुनिया के बारे में और जानने की एक्साइटमेंट बढ़ गई। धीरे धीरे सूरज डूबने लगा और रात आई। पालम ने गाड़ी को किनारे रोककर रात बिताने का सुझाव दिया। सबने मिलकर एक छोटा सा कैंप बना लिया। शीरो ने जादुई रोशनी फैलाई और फिर कुछ जादुई पत्थर चारे ओर बिखेर दिए ताकि एक सुरक्षा घेरा बन जाए। उसने बताया कि ये पत्थर मॉन्स्टर को दूर रखेंगे। फिर भी परिवार ने ज्यादा भरोसा बी पर जताया। उन्हें यकीन था कि बी किसी भी खतरे को पहले ही बता देगा। शीरो को थोड़ा अजीब लगा और वो हल्का सा निराश भी हुआ कि किसी ने उसके पत्थरों पर इतना विश्वास नहीं किया। थोड़ी देर बाद एलिजा ने खाने की तैयारी शुरू की, लेकिन शीरो ने पोलाइटनेस से कहा कि आज वो खुद खाना बनाएगा। उसने अपना जादुई बैग खोला और उसमें से खाना पकाने के बर्तन, मसाले और आज इकट्ठा किए गए ताजा मटेरियल निकाले। परिवार ये देखकर दंग रह गया। ऐसा बैग वो पहली बार देख रहे थे जिसमें से कोई भी चीज खत्म नहीं हुई। शीरो ने बड़े ध्यान से खाना पकाना शुरू किया। कुछ ही देर में वहाँ से स्वादिष्ट खुशबू आने लगी। खाना तैयार होते ही सबने खाना शुरू किया और फिर हर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी, किसी की आंखों में आंसू थे। पालम ने खाना खाते ही रोना शुरू कर दिया। वो बोला कि उसने इतने दिनों बाद से सूखे मांस के सिवा कुछ नहीं खाया था और अभी ये स्वाद उसे किसी जादू से कम नहीं लग रहा। वो हंसते हुए बोला कि शीरो शायद स्वाद का जादूगर है। ये सुनकर सब जोर जोर से हंस पड़े। बच्चे बीबी को गोद में लेकर नाचने लगी। एलिजा गुनगुनाने लगी और कुछ ही देर में पूरा माहौल काफी खुशी भरा हो गया था। शीरो चुपचाप सब देखता रहा। ये पहली बार था जब उसने इतने अच्छे अपनेपन के साथ रात का खाना खाया। अपनी पुरानी दुनिया में वो हमेशा अकेले खाता था, मोबाइल स्क्रीन के सामने चुपचाप, लेकिन आज ये आग की रोशनी में दोस्तों और हंसी के बीच उसे पहली बार महसूस हुआ कि साथ खाना कितना ज्यादा अच्छा होता है। धीरे धीरे सब सो गए। यूनिकॉर्न पास ही शांत खड़ा था। आग धीमे धीमे बुझ रही थी और ऊपर आसमान में तीरे झिलमिला रहे थे। शीरो ने बी को पास बुलाया और मनी मन सोचा कि शायद उसकी जिंदगी अब सच में बदलने लगी है।
अगली सुबह शीरो की आंख जल्दी खुल गई। सफर पर निकलने में थोड़ा वक्त था, तो वो अपने पास रखी कैंची को साफ करने लगा ताकि खुद को किसी काम में लगाए रखे। सुबह की ठंडी हवा थी, लेकिन उसमें एक ताजगी थी जो उसे अच्छा लग रहा था। नाश्ते के बाद निकलने का तय था, लेकिन शीरो के मन में कुछ और चल रहा था। उसे हमेशा से घोड़ा गाड़ी चलाने की इच्छा थी और आज उसे मौका मिल गया। वो पहली बार गाड़ी चलाने बैठा था। थोड़ी घबराहट थी, लेकिन धीरे धीरे उसने पकड़ बना ली। रास्ता लंबा था पर सफर आरामदायक रहा और थोड़ी देर में वो गाँव पहुँच गए। गाँव में उतरते वक्त शीरो के मन में संतोष था। उसे अच्छा लग रहा था कि उसने सफर में साथ दिया। थोड़ी ही देर बाद बाकी लोग गाड़ी लेकर वापस चले गए। जब वो सब जा रहे थे तब गांव का एक छोटा सा पहरेदार उन्हें देख रहा था। मौसम में हल्की गर्माहट थी, जैसे वाकई अब बसंत का मौसम आ चुका हो। उसी पहरेदार से शीरो को ये पता चला कि पोलन और उसका परिवार कितनी मुश्किलों से अपना गुजारा करते हैं। सर्दियों में जब शिकार नहीं हो पाता तब उनके पास खाने को कुछ भी नहीं होता। इसलिए जब शीरो का खाना खाया था तो उन्हें वैसा सुकून मिला था जैसा शायद बहुत दिनों बाद मिला हो। ये बात सुनकर शीरो को एहसास हुआ कि वो कितने भाग्यशाली है। उसके पास वो खास ताकत है जिससे वो जंगल और खतरनाक जगहों से जरूरी चीजें इकट्ठा कर सकता है, जबकि बहुत से लोग रोजमर्रा की जरूरतें भी मुश्किल से पूरी कर पाते हैं। इसके बाद वो सीधा गांव के दुकानदार जेरोम के पास गया। उसे जो सामान इकट्ठा करने के लिए कहा गया था वो दे दिया। साथ ही उसने एक छोटा सा ट्रेनिंग करने की सोची। जेरोम की ईमानदारी देखने के लिए उसने साधारण पत्थरों के बीच एक जादुई मिर्तल का टुकड़ा छुपा दिया। जेरोम ने सारे पत्थरों को बड़ी बारीकी से जांचा और आखिर में उस खास पत्थर को पहचान लिया। इससे शीरो को ये यकीन हो गया कि जेरोम भरोसेमंद इंसान है। इसके बाद उसे सलाह मिली कि अब वो ब्लेकाइन नाम के बड़े शहर की तरफ रुख रखे, जहां उसके जैसे लोगों के लिए ज्यादा मौके हैं। शीरो को मशहूर बनाने के लिए कोई चाह नहीं थी, लेकिन बड़े शहर का नाम सुनकर उसके मन में उत्सुकता जरूर पैदा हुई। जब वो सराय लौटा तो उसने ब्लेकाइन के बारे में जानकारी इकट्ठा की। वहाँ एक एडवेंचर स्किल था जो अलग अलग कामों को लोगों में बांटता था, जैसे लड़ाई, सहायता या खोजबीन। शीरो को लगा कि जब वो एक नई दुनिया में आया है तो क्यों ना थोड़ा घूम फिर ले और कुछ नया सीखे। ब्लेकाइन जाने से पहले उसने टर्मी गांव में अपने बाकी काम निपटाना शुरू कर दिया। सबसे पहले वो उन जानवरों को प्रोसेस करवाने गया जिन्हें उसने पकड़ा था। काम होने में थोड़ा वक्त लगना था, इसलिए गांव वालों ने उसे अपने साथ एक छोटी सी दावत में बुला लिया। सबने साथ बैठकर खाना खाया, बातें हुई, मजाक हुआ और माहौल बहुत ही अपनापन भरा लगने लगा। अगली सुबह शीरो कसाई के पास पहुंचा। अब उसके पास सफर के लिए जरूरी सामान तैयार था, काफी खाना और मसाले। कसाई की पत्नी ने जाते जाते छोटी सी पोटली उसे दी जिसमें सफर का खाना पैक किया गया था। उसने कहा कि गांव के बहुत से लोग चाहते हैं कि शीरो थोड़ा और रुक जाए, लेकिन सब समझते थे कि उसे आगे बढ़ना है। शीरो के मन में भी गांव के लिए अपनापन था, लेकिन उसे पता था कि उसकी राह अब दूसरी है। दूसरी दुनिया बड़ी है और उसके जैसे इंसान के लिए बहुत से नए मौके वहाँ इंतजार कर रहे हैं। अब जब उसके पास जरूरी सामान था और मन में सफर का जोश भी, तो उसने तय कर लिया था कि अगला कदम ब्लेकाइन होगा। एक नया शहर, नई चुनौतियाँ और शायद एक नई शुरुआत। जाते जाते कसाई की औरत ने शीरो को सिर्फ एक टिफिन नहीं बल्कि पूरा खाना ही पैक करके दे दिया था, एक ट्रैवल लंच। उसे देखकर ही लग रहा था कि अब तो खाने की चिंता कुछ दिनों के लिए खत्म हो गई है। खाना लेकर शीरो अपने कमरे में लौट गया। अब उसके पास बस एक ही काम बचा था, ये सोचना कि उस कीमती जादुई मिर्तल पत्थर का क्या किया जाए। जोरम ने पहले ही कह दिया था कि वो इतना महंगा पत्थर खरीद नहीं सकता, तो अब शीरो को समझ में नहीं आ रहा था किसका करे क्या। एक तरफ वो जानता था कि पत्थर बहुत कीमती है, ऐसे ही फेंका नहीं जा सकता, लेकिन दूसरी तरफ उसे ये भी महसूस हो रहा था कि गाँव के लोग उसके साथ इतने अच्छे रहे हैं, तो शायद वो इस पत्थर से कुछ ऐसा बना सकता है जो उनके काम आए। सोचते सोचते उसकी नजर टेबल पर रखी अपनी पुरानी लालटेन पर पड़ी। वहीं से उसे एक आइडिया आया। उसने खुद एक जादुई पत्थर को उस लालटेन के साथ जोड़ने की कोशिश की। थोड़ी मेहनत और समझदारी से उसने दोनों को जोड़ लिया और एक चमकदार रोशनी के साथ एक नया जादुई आइटम बन गया। अगली सुबह जब वो गाँव छोड़ने के लिए तैयार हुआ तो पूरा गाँव उसे विदा करने के लिए बाहर खड़ा हुआ था। सबके चेहरे पर मुस्कान भी थी और थोड़ा उदासी भी। शीरो ने सबका दिल से शुक्रिया किया और अपने बनाए हुए जादुई आइटम को एक तोहफे के तौर पर गाँव को सौंप दिया। उसने बताया कि आइटम गाँव के चारों ओर एक जादुई रक्षा कवच बना देगा जो बुरे इरादों वाले लोगों को गाँव में घुसने नहीं देगा। गाँव वाले इस तोहफे को पाकर हैरान भी हुए और काफी भावुक भी। उन्हें लग रहा था कि इतनी कीमती चीज को वो कैसे ले सकते हैं, लेकिन शीरो के लिए ये छोटा सा धन्यवाद था उन सभी अच्छाइयों के बदले जो गाँव ने उसे दी थी। साथ ही वो ये भी चाहता था कि जब कभी वो वापस लौटे तो गाँव पहले जैसे ही सलामत मिले। जोरेम को थोड़ा शक हुआ कि इतनी ताकतवर आइटम कैसे काम कर रहा है, तो उसने अंदर झांक कर देखा और जैसे ही उसने उस जादुई पत्थर को पहचाना उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। शीरो फटाफट गांव के फाटक से बाहर निकल गया। अब तो लौटने का कोई सवाल नहीं था। गांव से निकलकर शीरो का सफर शुरू हुआ वेलकाइन की ओर। रास्ता खूबसूरत था, चारों तरफ हरियाली, हल्की धूप और शांति। शीरो सुकून का मजा ही ले रहा था कि अचानक रास्ते में एक बहुत बड़ा कीकड़ा सामने आ गया। पहले तो वो चौंक गया, लेकिन फिर जब उसने उस कीकड़े के स्टेटस देखे तो उसे कुछ खास खतरा नहीं लगा। फिर जैसे उसे पता चला कि कीकड़ा खाने लायक है, उसने सोच लिया कि आज
डिनर में सी फूड बनाएंगे। उसने खुद पर एनहेंसमेंट मैजिक लगाया ताकि लड़ाई में ताकत बढ़ जाए, लेकिन इससे पहले ही उसके साथी बी ने लड़ते हुए जोर की आवाज में केकड़े को ऐसा झटका दिया कि वो बेहोश होकर गिर पड़ा। शीरो हैरान रह गया क्योंकि उसे अंदाजा ही नहीं था कि बी के पास ऐसी ताकत भी है। लेकिन लड़ाई वहीं खत्म नहीं हुई थी। थोड़ी देर में दो और केकड़े रास्ते में धमके। शीरो को लगा वो सड़क के बीच में सुरक्षित है क्योंकि केकड़े आमतौर पर साइड में चलते हैं, लेकिन ये उसके लिए बड़ा झटका था क्योंकि ये दोनों केकड़े सीधे उसकी ओर दौड़ने लगे। अब हालत ये हो गई है कि वो दोनों के बीच में फंस गया और लगने ही वाला था कि वो बुरी तरह कुचल जाएगा, लेकिन एन वक्त पर बी ने उसे ऊपर हवा में खींच लिया और दोनों केकड़े आपस में टकरा गए। इस बार शीरो ने राहत की सांस ली और बी का मन ही मन शुक्रिया अदा किया, लेकिन अभी एक केकड़ा बाकी था और वो जो पहला बेहोश हुआ था अब होश में आ गया था और सीधा शीरो की तरफ दौड़ पड़ा। शीरो ने झटके से अपना स्टाफ बुलाया और पूरा जोर लगाकर उसे हवा में उछालते हुए खत्म कर दिया। अब जब सभी केकड़े खत्म हो गए तो शीरो ने सोचा कि अब खाना तैयार किया जाए। उसने अपनी बाहें को हार्डनिंग मैजिक से तेज और मजबूत बना लिया, एक तरह से उसे चाकू जैसा बना लिया और सारे केकड़े के पंजे और टांगे काट कर अलग कर दी। फिर थोड़ी ही देर में उसने सब कुछ उबालने के लिए एक बड़ा सा बर्तन निकाल लिया। ये मत पूछो कि बर्तन कहाँ से आए। उसमें पानी और नमक डाला और उबालने रख दिया। कई घंटों बाद जब मीट अच्छे से पक गया तो शीरो और बी दोनों ने मिलकर खाना शुरू किया। उन्हें स्वाद इतना अच्छा लगा कि शीरो ने मन में ही तय कर लिया अब से रास्ते में जितने भी खाए जाने वाले राक्षस मिलेंगे वो उन्हें हराएगा और हर एक का स्वाद चखेगा। कुछ दिन बाद शीरो और बी वेलकम नाम के बड़े शहर के दरवाजे पर पहुंच। शहर के किले जैसे ऊंची और मजबूत दीवारों को देखकर शीरो दंग रह जाता है। दरवाजे पर भारी भीड़ लगी हुई थी और सबकी जांच की जा रही थी तो वो इन लाइन में लग गया। जब उसका नंबर करीब आने लगा तो उसे ध्यान आया कि उसके पास जो जादुई बैग है जिसमें अनगिनत चीजें समा जा सकती हैं, वो अगर गार्ड को दिख गया तो मुश्किल हो सकती है। इसलिए उसने बैग को छुपाने के लिए थोड़ा बदलाव कर लिया ताकि वो किसी आम बैग की तरह लगे। जब उसकी बारी आई तो उसे बाकियों से अलग एक कमरे में ले जाया गया जहाँ कुछ गार्ड्स उसकी जांच करने लगे। एक गार्ड उसके सामान को देखने लगा और दूसरा उनसे पूछने लगा कि वो वेलकम क्यों आए हैं। शीरो ने बता दिया कि वो एडवेंचरस गिल्ड में शामिल होना चाहता है। गार्ड को बात समझ में आई क्योंकि वेलकम में पूरे महाद्वीप का सबसे बड़ा गिल्ड। हालांकि गार्ड को शीरो पर शक नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो अपनी ड्यूटी निभा रहा था। उसने बताया कि वो अवेयर्स नाम का एक डिवाइस से शीरो की जांच करेगा। शीरो को इसके बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन उसे समझ में आ गया कि इससे उनकी ये जांच होगी कि वो किसी खतरे वाला इंसान तो नहीं। उसे कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि या तो ये टेस्ट था या फिर पूरी तरह की तलाशी जो और भी अजीब होती है। तो गार्ड्स ने उस डिवाइस से स्कैन किया और कुछ सेकंड बाद बोला कि सब ठीक है, कोई परेशानी नहीं। शीरो को थोड़ा जिज्ञासा हुई कि गार्ड्स ने उसमें क्या देखा, तो उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल कर उस डिवाइस को स्कैन किया। उसे दिखा कि उसकी स्टेटस विंडो में बस यही लिखा था कि वो मैजिक यूज कर सकता है। उसे राहत मिली कि जो लंबी लिस्ट उसे ईश्वर ने दी थी ताकतों की वो सब इसमें नहीं दिखी। गार्ड्स ने कहा कि अब वो शहर में जा सकता है, लेकिन जाते जाते एक ने उससे एक सवाल और पूछा, स्क्रीन में ड्रैगन्स की ब्लेसिंग क्यों दिखाई दे रही है। शीरो को याद आया कि शायद ये उसकी साथी बी की वजह से, तो उसने उसे बाहर बुला लिया। जैसी बी बाहर आई दोनों गार्ड्स उसकी क्यूटनेस देखकर हैरान रह गए। अच्छी बात ये थी कि शहर में पालतू ड्रैगन रखने के लिए कोई मनाही नहीं थी, लेकिन नियम के मुताबिक बी पर मालिक की पहचान का कोई निशान लगना जरूरी था। शीरो के पास कोई कॉलर नहीं था, लेकिन उसे याद आया कि कुछ दिन पहले पोलैंड के बच्चों ने उसे एक लकी चार्म दिया था। उसने वही टोकन निकाल कर बी के पूंछ पर बांध दिया और गार्ड को ये काफी समझ में आया। गार्ड्स ने बताया कि अब उन्हें बस एक रिपोर्ट फाइल करनी है जिसमें मेयर को बताया जाएगा कि एक ड्रैगन शहर में आया है, लेकिन इसकी चिंता शीरो को नहीं करनी है। उसका बैग उसे लौटा दिया गया और उसे रास्ता भी बता दिया गया कि गिल्ड कैसे पहुंचना है। शीरो जैसे ही शहर में घुसा उसकी आंखें चारों तरफ घूमने लगी। शहर जितना उसने सोचा था उससे भी ज्यादा शानदार और जीवंत था। चलते चलते बी ने एक बड़ी सी इमारत की ओर इशारा किया जो शायद एडवेंचरस गिल्ड की थी। शीरो सीधा वहीं पहुंचा। अंदर दाखिला होते ही उसने चारों तरफ नजर डाली। कुछ देर बाद एक महिला जिसका नाम यूरोपा था उससे मिलने आई और उसका स्वागत किया। वो उसे रिसेप्शन डेस्क तक लेकर गई जहाँ शीरो की मुलाकात एरियाना नाम की रिसेप्शनिस्ट से हुई। उसे एक छोटा सा फॉर्म भरना था जिसमें उसका नाम और वर्तमान काम लिखा जाना था। काम आसान लग रहा था, लेकिन शीरो के मन में एक सवाल उठने लगा, उसे दुनिया की भाषा आकर समझ कैसे आ रही है। फिर भी उसने फॉर्म भर दिया। इसके बाद एरियाना ने उससे पूछा कि क्या उसे लड़ाई का कोई अनुभव है। शीरो ने बताया कि वो एक ग्रिफिन, कुछ भेड़िया और कई केकड़ों को हरा चुका है। सुनने में तो ये सब बहुत शानदार लग रहा था, लेकिन एरियाना को यकीन नहीं हुआ। उसे लगा शीरो थोड़ा बड़ा चढ़ाकर बोल रहे, तो उसने सबूत मांगा। शीरो ने कहा कि सबूत, लेकिन बड़ा है, क्या यही दिखा सकता है। एरियाना को लगा कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, तो उसने इजाजत दे दी। लेकिन जैसे शीरो ने अपनी इन्वेंटरी से एक विशाल केकड़ा निकालकर डेस्क पर पटका तो पूरा डेस्क टूट गया। शीरो को समझ में आया कि उसने थोड़ा
ज्यादा कर दिया, लेकिन वो ये भी सोच रहा था कि उसने पहले ही सावधान कर दिया था। पूरे गिल्ड के लोग उसे शोर की ओर खिंचकर आ गए और गिल्ड मास्टर खुद भी वहां पहुंच गया। शीरो ने बताया कि वो बस सबूत दिखाना चाहता था और गिल्ड मास्टर ने भी साफ देखा कि वो झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन उसे शीरो की इन्वेंटरी यानी आइटम बॉक्स पर शक हुआ। आखिर ये कहां से आया? शीरो ने सीधा जवाब दिया कि उसे ये तोहफे में मिला था। गिल्ड मास्टर के पास भी एक खास स्कैन करने की शक्ति थी, लेकिन वो स्क्रीन नहीं देख पाता बल्कि इंसान की आवाज यानी इरादों को महसूस कर पाता था। और शीरो की आवाज साफ थी, कोई बुरा इरादे नहीं थे, इसलिए उसे उसकी गलती के लिए कोई सजा नहीं दी गई। आखिरकार वो बस एक नए एडवेंचर की शुरुआत कर रहा था और वो भी एक दमदार एंट्री के साथ। जब शीरो ने सबके सामने इतना बड़ा केकड़ा मेज पर पटका तो गिल्ड के लोग सोचने लगे कि शायद वो इसे बेचने आया है। गिल्ड मास्टर ने कहा कि वो इसका मूल्यांकन करवा देगा और दिन के अंत तक उसे इसका भुगतान मिल जाएगा, लेकिन शीरो ने साफ कह दिया कि वो केकड़ा बेचेगा नहीं, उसे तो बाद में पकाकर खाना है। ये सुनते ही पूरे हॉल में जैसी हलचल मच गई। वहाँ खड़े लोग जो अब तक सिर्फ देख रहे थे अब हैरानी से शीरो को घूरने लगे। इतना बड़ा केकड़ा और वो इसे खाना चाहता है। भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और माहौल थोड़ा सहज होने लगा। तो एरियाना ने शीरो से कहा कि बाकी की रजिस्ट्रेशन को बगल के कमरे में पूरी करवा देगी। वहाँ का माहौल थोड़ा शांत था और एक नई मेज पर बैठकर उसने शीरो की बाकी प्रोसेस पूरी की। उसे ये मानना पड़ा कि इतना विशाल और ताकतवर केकड़ा लाना कोई मामूली बात नहीं थी। इससे साफ हो गया कि शीरो में दम है और वो वाकई एक अच्छे फाइटर की तरह काम कर सकता है। तो उसने रजिस्ट्रेशन का आखिरी चरण पूरा किया और गिल्ड का एक हाथ पर पहनने वाला बैंड शीरो को दे दिया। हालांकि उसके अंदर की प्रतिभा देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी ऊंचे रैंक का मेंबर होना चाहिए, लेकिन गिल्ड के नियम साफ थे। हर एक नए सदस्य सबसे नीचे यानी एफ रैंक से ही शुरुआत करता है। फिर भी एरियन को पूरा यकीन था कि शीरो जैसे स्किलफुल लड़के को ऊपर पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा।